नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, डेटा केंद्र ऊष्मा पुनर्चक्रण, आवश्यक दवाओं तक समान पहुंच का प्रश्न तथा भारतीय विधायी सेवा की आवश्यकता पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जो एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एक विशेष कंपनी है, इसके निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी सरकारी कंपनियों आदि की अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए किया गया था। इस पृष्ठभूमि में हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की, तो वह क्या होता है और वह किस तरीके से काम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक फर्म यानी कंपनी होगी, जो अधिशेष या अप्रयुक्त भूमि संपत्ति के रूप में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के मुद्रीकरण को करने का प्रयास करेगी। यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आएगी और इसे 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। मूल रूप से इसका कार्य होगा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी केंद्रीय कंपनियों के कम उपयोग या फिर अप्रयुक्त भूमि के मुद्रीकरण को करना। इसके अलावा निगम उन पीएसयू से संबंधित संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा को भी प्रदान करेगा जो अपना परिचालन बंद कर चुके हैं या फिर रणनीतिक विनिवेश आदि के संदर्भ में लाइन में हैं। ऐसे उद्यमों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति को निगम को हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है, जो उसे धारित करेगी, प्रबंधित करेगी और आगे चलकर मुद्रीकृत करेगी। सरकार के अनुसार इस निगम की स्थापना इसलिए की गई है ताकि केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों यानी सरकारी कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके तथा निजी क्षेत्र के निवेश, औद्योगिकरण जैसी नई आर्थिक गतिविधियों के द्वारा रोजगार पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी दिया जा सके। इसके अलावा यह संभावित आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय संसाधन पैदा करके कम उपयोग की गई सरकारी संपत्तियों के उत्पादक उपयोग को भी सक्षम करेगी। प्रबंधन और मुद्रीकरण के अलावा यह निगम एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा और अन्य सरकारी संस्थाओं और केंद्रीय पीएसयूज को उनकी अधिशेष गैर प्रमुख संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें कुशल व पेशेवर तरीके से मुद्रीकरण करने के अलावा संपत्तियों के मूल्य प्राप्ति के दायरे को अधिकतम करने में भी सहायता करेगा। इस पूरी परिचर्चा में हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं मुद्रीकरण की, तो इसका क्या अर्थ है। इसके अंतर्गत आप ये ध्यान रखेंगे कि जब सरकार अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी निवेशक को संपत्ति के राजस्व अधिकार को हस्तांतरित कर रही है। इस तरीके के लेन देन में सरकार को निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान के साथ ही संपत्ति से उत्पन्न राजस्व का नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति के स्वामित्व अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह संपत्ति के स्वामित्व अधिकार को दिए बिना ही उससे लाभ उठाए जाने की एक तकनीक कही जा सकती है। हाल के समय में सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुनिश्चित करने के कई तरीके देखे गए हैं, जैसे कि कार्यालयों जैसे कुछ स्थानों के भूमि मुद्रीकरण के मामले में यह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
के माध्यम से किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी होती है जो भूमि संपत्ति का मालिक है और उसका संचालन करती है। कभी कभी इसके द्वारा आय उत्पादक अचल संपत्ति का वित्तयन भी किया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए भी सरकार की संपत्ति का मुद्रीकरण किया जा सकता है। यदि हम इस बात पे गौर करें कि सरकार के द्वारा अपनी संपत्ति के मुद्रीकरण को क्यों किया जा रहा है, तो इसके संदर्भ में अलग अलग कारकों की गणना की जा सकती है। इसमें से एक राजस्व के नए स्रोतों को बनाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पहले ही प्रभावित हो चुकी है और सरकार के द्वारा जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई है, उसकी पूर्ति के लिए राजस्व की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मुद्रीकरण संस्थागत निवेशकों या निजी निवेशकों को शामिल करके अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई संपत्ति की क्षमता को अनलॉक करने के लिए भी किया जाता है। यह भविष्य की संपत्ति के निर्माण के लिए संसाधन या पूंजी उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मुद्रीकरण से उत्पन्न धन का उपयोग नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। इन सभी उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम मुख्य रूप से एक योग्यता आधारित दृष्टिकोण के साथ काम करेगा, जिसके तहत उसके द्वारा निजी क्षेत्र के पेशेवरों को काम में रखकर कार्य किया जाएगा। इसके तहत निजी क्षेत्र को इसलिए शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है क्योंकि अचल संपत्ति के परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु संपत्ति मूल्यांकन, बाजार अनुसंधान, निवेश बैंकिंग, भूमि प्रबंधन के साथ ही कानूनी मसलों आदि को देखने के लिए विशेष स्किल सेट, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो निजी क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा निगम एक एजेंसी के रूप में मुद्रीकरण को करेगा और इसके भूमि मुद्रीकरण में एक सर्वोत्तम प्रथाओं की गाइड या फिर एक निर्देशिका के रूप में कार्य करने की भी उम्मीद की जा सकती है। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि हाल के समय में इस बात को भी सामने लाया गया है कि किस प्रकार से मुद्रीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता है। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अब तक केंद्रीय पीएसयूज आदि ने संभावित मुद्रीकरण के लिए लगभग 3,400 एकड़ जमीन प्रस्तावित की है। इसके अतिरिक्त एमटीएनएल, बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों की गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण भी विभिन्न चरणों में है। जैसे कि मार्च 2020 में बीएसएनएल ने मुद्रीकरण के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पहचान की थी। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास देश में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन है, जिसमें रेलवे के पास 11 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है, जिसमें लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन खाली है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के पास लगभग 18 लाख एकड़ जमीन है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से अतिरिक्त भूमि के मुद्रीकरण के लिए निगम के द्वारा कार्य किया जाएगा, किंतु अपने कार्य को किए जाने के संदर्भ में उसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जिसे याद रखना जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का प्रदर्शन और उसकी उत्पादकता सरकार के विनिवेश लक्ष्यों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार विनिवेश के विभिन्न रूपों के माध्यम से अब तक केवल 12,500 करोड़ के आसपास रुपए ही जुटा पाई है। हालांकि बजट 2021-22 में सरकार ने शुरू में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को निर्धारित किया था, जिसे बाद में घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सरकार के द्वारा ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के आईपीओ के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए उसके द्वारा जुटाए जाएंगे, किंतु रूस यूक्रेन संकट के चलते शेयर बाजारों में जो अस्थिरता देखी जा रही है, उससे अनिश्चितता ही देखी जा सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि मार्च के अंत तक आईपीओ बाजार में नहीं आता है, तो सरकार अपने विनिवेश लक्ष्यों से व्यापक अंतर से चूक सकती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो पहले एयर इंडिया आदि का विनिवेश किया गया था, वह भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, जो आगे और चुनौतियों को बढ़ा सकता है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संपत्ति मुद्रीकरण की प्रक्रिया केवल तभी समाप्त नहीं हो जाती है जब सरकार निजी निवेशकों को राजस्व अधिकार हस्तांतरित करती है। इसमें मुद्रीकृत भूमि संपत्ति के लिए लाभदायक राजस्व स्रोतों की पहचान, निजी निवेशक के द्वारा पर्याप्त निवेश सुनिश्चितता और विवाद समाधान तंत्र को स्थापित करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त एक अन्य संभावित चुनौती सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी का मुद्रीकरण मॉडल के रूप में उपयोग करना भी होगा, क्योंकि रेलवे के लिए 2020 में शुरू की गई केंद्र की पीपीपी पहल के परिणाम उत्साहजनक नहीं देखे गए थे। इसके तहत भारतीय रेलवे की 150 ट्रेनों को चलाने के लिए निजी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब बोलियों को खोला गया तो ट्रेनों के 9 समूहों में कोई बोली लगाने वाला नहीं था, जबकि 3 समूहों के लिए केवल 2 इच्छुक बोलीदाता थे। यहाँ तक कि इन 3 समूहों के लिए भी आईआरसीटीसी, जो रेलवे की ही अपनी कंपनी है, एकमात्र गंभीर बोलीदाता थी। इस प्रकार कुछ ही गंभीर बोलीदाताओं की उपस्थिति कम प्रतिस्पर्धी स्थान की संभावनाओं को जन्म देगी, जिसका अर्थ है कुछ निजी संस्थाएं अतिरिक्त सरकारी भूमि के संचालन में एकाधिकार बना सकती हैं। इससे पहले भी इस प्रकार के सवालों को देखा गया है, जैसे कि सवाल तब उठाए गए जब सरकार ने एक एकल इकाई के लिए बोली लगाने वाले हवाई अड्डों की संख्या को हटा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अडानी समूह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 2,440 करोड़ रुपए में 6 शहरों के हवाई अड्डों का कब्जा प्राप्त हो गया था। निश्चित ही ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य आलेख की, जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे डेटा केंद्र ऊष्मा पुनर्चक्रण की। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने फिनलैंड में एक ऊर्जा कंपनी फोर्टम के साथ साझेदारी की है, जो घरों, सेवाओं और व्यवसायों को ऊष्मा प्रदान करने वाली कंपनी है। इसके माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट फिनलैंड के हेलसिंकी मेट्रोपॉलिटन एरिया में बनाए जाने वाले अपने डेटा सेंटर से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा को फोर्टम कंपनी के साथ मिलकर पुनः चक्रित करेगा। इसके माध्यम से डेटा सेंटर से निकलने वाली ऊर्जा के माध्यम से घरों आदि को गर्म रखा जा सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि डाटा सेंटर क्षेत्र से अपशिष्ट ऊर्जा रिसाइकलिंग की जो अवधारणा है, वह डाटा केंद्रों से अपशिष्ट ऊर्जा को रिसाइकिल करने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। यह आगे चलकर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही ऊर्जा संक्रमण को भी सकारात्मक रूप से बढ़ावा दे सकती है। यदि हम इसके संदर्भ में डेटा सेंटर को जानने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा सेंटर एक भौतिक सुविधा है जिसका उपयोग संगठनों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस, डेटा को संग्रहित करने, डेटा को संसाधित करने और उपयोगकर्ताओं को इसका प्रसारण आदि करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटिंग और स्टोरेज संसाधनों के नेटवर्क के आधार पर डिजाइन किया जाता है, जो साझा करने योग्य एप्लीकेशंस और डेटा के वितरण को सक्षम बनाता है। डेटा सेंटर के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनमें राउटर, स्विच, फायरवॉल, स्टोरेज सिस्टम आदि को शामिल किया जाता है। जब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं तो उन्हें पृथक भवनों में स्थित किया जाता है, जबकि छोटे डेटा सेंटर्स को विशेष रूप से डिजाइन किए गए कमरों में भी स्थित किया जा सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि चूंकि डेटा सेंटर बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिन भौतिक संरचनाओं में उन्हें रखा गया है वे तापमान नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करने के लिए अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हों। हाल के समय में डेटा सेंटरों के द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न की जा रही है, इसको लेकर काफी परिणामों को जारी किया गया है, जिसके तहत लाइफलाइन डेटा सेंटर कंपनी के अनुसार डेटा सेंटर के गर्म गलियारों में जो तापमान होता है वह 80 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच दर्ज किया जाता है। इसके अलावा अन्य अनुमान यह भी लगाए गए हैं कि किस प्रकार से डेटा सेंटर की 75% से ज्यादा जो बिजली होती है वह अपशिष्ट प्रकार की ऊष्मा को उत्पन्न करती है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि सर्दियों में एक डेटा सेंटर गैस बॉयलर के समान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीटिंग प्रदान कर सकता है, जिसका आगे चलकर उपयोग किया जा सकता है। यदि हम डेटा सेंटर के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन किए जाने के लिए इसकी भूमिका को देखें तो वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर लगभग 200 टेरावाट घंटे बिजली की खपत करते हैं, जो दुनिया की कुल बिजली के 1% से अधिक को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार डेटा सेंटर सभी वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 0.3% का योगदान करते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में विभिन्न मॉडल यह भी बताते हैं कि कुछ देशों में डेटा सेंटर ऊर्जा का उपयोग दशक के अंत तक उनकी कुल घरेलू बिजली खपत का 15 से 30% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा आयरलैंड के ऊर्जा नियामक का कहना है कि डेटा सेंटर 2027 तक देश की लगभग 30% बिजली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जलवायु लक्ष्यों को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि फिनलैंड में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना को बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार पुनः चक्रित अपशिष्ट ऊष्मा अन्य कार्बन कटौती उपायों के साथ एस्पू शहर और उसके पड़ोसी समुदायों को उनके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकती है। यह शहर में अंतिम कोयले से चलने वाली ताप इकाई को भी बंद करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा इस प्रकार की हीट रिसाइकलिंग सिस्टम हेलसिंकी आदि में घरों, व्यवसायों, सार्वजनिक भवनों आदि को स्वच्छ ऊष्मा प्रदान कर सकता है, जिससे सालाना 4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। फोर्टम कंपनी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि एक बार नए डेटा सेंटर क्षेत्र के अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्ति के बाद क्षेत्र के कुल ताप का लगभग 60% जलवायु के अनुकूल अपशिष्ट ताप से उत्पन्न होने जा रहा है। इसमें से 40% डेटा सेंटर क्षेत्र से प्राप्त होगा और शेष अन्य अपशिष्ट ताप स्रोतों से प्राप्त होगा, जैसे कि शुद्ध अपशिष्ट जल से इसे प्राप्त किया जाना संभावित किया गया है। यदि हम इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो फोर्टम नए डेटा सेंटर क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा को पकड़ेगा और सर्वर कूलिंग प्रक्रिया से स्वच्छ ऊष्मा को घरों, सेवाओं और व्यावसायिक परिसरों में स्थानांतरित करेगा, जो जिला हीटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जिला हीटिंग फिनलैंड में परिसर को गर्म करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत स्थान जैसे कि डाटा सेंटर आदि से ऊष्मा प्राप्त की जाती है तथा इसे आगे चलकर आवासीय और वाणिज्यिक हीटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा को गर्म पानी के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे इंसुलेटेड भूमिगत पाइप के माध्यम से पंप किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हीटिंग की यह जो नई पीढ़ी है वह जीवाश्म ईंधनों को अक्षय बिजली, हीट पंप जैसे लचीले समाधानों के साथ बदलने पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे सिस्टम के संचालन को अनुकूलित करने में मदद करता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेटा सेंटर से अपशिष्ट ऊष्मा का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के साथ साथ रूस और चीन भी शामिल हैं, जहां गर्मियों के दौरान उच्च ऊष्मा की मांग देखी जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर ठंडी जलवायु में जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है उसका प्रयोग एक संपत्ति के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी कंपनियां अपनी ऊष्मा आदि बेचने के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि गर्म मौसम में इनकी बहुत अधिक मांग नहीं देखी जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल माइक्रोसॉफ्ट ही ऐसी कंपनी नहीं है जो इसके संदर्भ में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त फेसबुक और एप्पल के द्वारा भी इसके संदर्भ में कार्य किया गया है। जैसे कि फेसबुक के द्वारा डेनमार्क में घरों को गर्म करने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा के प्रयोग पर बल दिया गया है, इसी प्रकार से एप्पल के द्वारा भी डेनमार्क में डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक फैशन रिटेलर कंपनी भी 2013 से डेनमार्क में आसपास के घरों में अपशिष्ट ऊष्मा वितरित कर रही है।
स्विट्जरलैंड में IBM डेटा सेंटर पास के सामुदायिक पूल को ऊष्मा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है और कनाडा में संचार कंपनी क्यूबेकर भी एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादकीय कार्यालय को अपशिष्ट ऊष्मा दान करती है। इस प्रकार से भविष्य में अपशिष्ट ऊष्मा का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है, जो न केवल ऊष्मा के बेहतर उपयोग को सक्षम करेगा, साथ ही साथ इसका प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में भी देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे आवश्यक दवाओं तक समान पहुंच के प्रश्न की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा अक्टूबर 2020 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में कोरोना से संबंधित दवा, वैक्सीन और नैदानिक उपकरणों आदि से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं से संबंधित समझौते यानी ट्रिप्स समझौते के तहत अस्थायी छूट की भी मांग की गई थी। प्रस्ताव के लगभग 18 महीने होने के पश्चात WTO के अंतर्गत छूट संबंधी प्रस्ताव पर 63 विकासशील देशों के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। इसके अलावा 44 अन्य देशों ने समर्थन का दावा किया है। विकसित देशों में अमेरिका के द्वारा इसका महत्वपूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। यूरोपीय संघ के द्वारा प्रारंभ में इसका विरोध किया गया था, किंतु अभी हाल ही की सूचना के अनुसार यूरोपीय संघ अमेरिका आदि के साथ मिलकर एक समझौते पर पहुंच गया है। यूरोपीय संघ के समझौते के अनुसार WTO के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छूट में केवल वैक्सीन को ही शामिल किए जाने की बात कही गई है। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि केवल वैक्सीन को ही छूट प्रदान करने से कोरोना से संबंधित अन्य प्रकार की दवाओं और नैदानिक उपकरण तक सर्वव्यापी पहुंच को संभव नहीं किया जा सकता है। भारत में इसके संदर्भ में मुख्य रूप से पेटेंट कानूनों के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है। आमतौर पर पेटेंट कानून अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देते हैं जब पेटेंट धारक अपने एकाधिकार अधिकारों के प्रयोग में मालिकाना दवाओं पर उच्च मूल्य वसूलते हैं। इसके अलावा ऐसे लाइसेंस आमतौर पर दिए जा सकते हैं यदि पेटेंट धारकों से स्वैच्छिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयास विफल हो जाते हैं। प्रस्तुत किए गए छूट प्रस्ताव के अनुसार मेडिकल आपातकालीन स्थिति होने पर देशों की कंपनियों के द्वारा किसी प्रकार के स्वैच्छिक लाइसेंस को लेने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि इसके संदर्भ में कुछ शर्तों को भी निर्धारित किया गया है, जैसे कि छूट प्रस्ताव का उपयोग केवल योग्य सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है, जिसे विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देश के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात जिसने 2021 में कोविड-19 वैक्सीन खुराक के विश्व निर्यात का 10% से कम निर्यात किया था। इसलिए पात्रता मानदंड का तात्पर्य यह है कि सबसे कम विकसित देशों को इससे बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश, जो अभी भी सबसे कम विकसित देश है लेकिन उसका एक बढ़ता हुआ दवा उद्योग है, उसको भी बाहर रखा गया है। आलोचकों का यह कहना है कि वैश्विक वैक्सीन बाजार में चीन के विस्तार को सीमित करने के लिए ही इस प्रकार की शर्त को पेश किया गया है, क्योंकि WTO के अनुसार उसका जो वैश्विक हिस्सा है वह 2022 तक लगभग 34% है। हालांकि वास्तविकता यह भी है कि चीन उन देशों में से नहीं है जो उक्त प्रस्ताव से लाभान्वित होने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खुद चीन के द्वारा ही कई घरेलू टीकों का विकास किया गया है, इसलिए उसे इस प्रकार की छूट की आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान समय में भारत को इस प्रकार के निर्यात प्रतिबंध खंड से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीकों के वैश्विक निर्यात में जो उसकी हिस्सेदारी है वह जनवरी तक 2.4% तक ही देखी गई है। इस प्रकार भारत को इस प्रस्ताव से निश्चित ही लाभ होने जा रहा है। हालांकि आलोचकों के द्वारा इसकी अनेक सीमाओं पर भी ध्यान इंगित कराया गया है, जैसे कि वर्तमान में स्वीकार किया गया छूट प्रस्ताव भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत किए गए मूल प्रस्ताव का एक हल्का संस्करण ही है,
क्योंकि इसमें केवल वैक्सीन को ही शामिल किया गया है, अन्य दवाओं आदि को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें अनिवार्य लाइसेंसों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्तें पेश की गई हैं, जिनमें से अनेक शर्तें ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत ही नहीं आती हैं। उदाहरण के लिए ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस के तहत आने वाले सभी पेटेंटों को सूचीबद्ध करने की प्रस्तावित शर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ट्रिप्स प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारी को मात्रा और निर्यात गंतव्य के विवरण को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन छूट प्रस्ताव इसको अनिवार्य बना देते हैं। इसके अलावा आलोचकों का यह कहना है कि केवल छूट प्रस्ताव को ही आगे बढ़ाने से कोविड-19 दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें पेटेंटधारी कंपनियों के लिए यह बाध्यता नहीं है कि वैक्सीन से संबंधित गुप्त विधियों को भी देशों के साथ वे साझा कर सकती हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि समझौता परिणाम स्वीकार करके भारत और दक्षिण अफ्रीका अपने उच्च नैतिक आधार को खतरे में डाल सकते हैं, जो उन्होंने अक्टूबर 2020 में मूल प्रस्ताव को पेश करके हासिल किया था। इससे वैश्विक समुदाय के समक्ष यह सुनहरा अवसर भी पीछे छूट सकता है कि आसानी से सभी को टीके और दवाओं को उपलब्ध कराया जाए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय विधायी सेवा की आवश्यकता पर। हाल ही में अनेक विद्वानों के द्वारा भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए तथा कार्यपालिका से उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक भारतीय विधायी सेवा का प्रस्ताव रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार कार्यपालिका से पृथक विधायिका का स्वतंत्र संचालन संविधान की भावना को बनाए रखने का एक आधार है। इससे न केवल कार्यपालिका पर विधायिका का बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, अपितु इससे कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाकर ज्यादा बेहतर लोकतांत्रिक गणतंत्र की भी स्थापना की जा सकती है। हालांकि इसके लिए विधायिका से संबंधित विविध अधिकारियों और पदों को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और राज्यसभा उपसभापति के समान ही लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी स्वतंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पद पर ज्यादातर रिटायर्ड नौकरशाह आदि को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु विशेषज्ञों का यह मानना है कि रिटायर्ड नौकरशाहों की जो मानसिकता होती है वह सरकार के अनुसार ही होती है, जिससे अनेक बार कार्यपालिका से पृथक विधायिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसके लिए आवश्यक है कि सेक्रेटरी जनरल आदि का चुनाव करते समय लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत ही कार्य करने वाले कर्मियों, अधिकारियों के संवर्ग से ही सेक्रेटरी जनरल का चुनाव किया जाना चाहिए। इसके लिए एक पृथक भारतीय विधायी सेवा का भी गठन किया जा सकता है, जो केवल लोकसभा और राज्यसभा के लिए उत्तरदायी हो, जिसके माध्यम से बेहतर तरीके से कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में हजारों विधायी निकाय हैं, जिसमें पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम से लेकर राज्य विधानमंडल और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय संसद को इसमें शामिल किया जा सकता है। इन विशाल कानून बनाने वाले निकायों के बावजूद उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आम सार्वजनिक भर्ती और प्रशिक्षण एजेंसी की कमी है। सक्षम और मजबूत विधायी संस्थानों को सुनिश्चित करने के लिए योग्य और अच्छी तरीके से प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक सामान्य अखिल भारतीय सेवा संवर्ग भारतीय विधायी सेवा को बनाना आवश्यक है। इसके तहत केंद्रीय संसद की सेवा करने के साथ ही वह एक अनुभवी विधायी स्टाफ के रूप में कार्य कर सकता है, जिसका गठन राज्यसभा के द्वारा अनुच्छेद 312 के तहत किया जा सकता है, जो आगे चलकर संसद को इस क्षेत्र में कानून बनाने की सक्षमता को प्रदान कर सकता है। इसके हमें अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में भी हाउस ऑफ कॉमन्स के क्लर्क को हमेशा संसद की सेवा
सेवा के लिए बनाए गए विधायी स्टाफ पूल से ही नियुक्त किया जाता है। अतः अब समय आ गया है कि भारत भी ऐसी लोकतांत्रिक संस्थागत प्रथाओं को अपनाए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, डाटा सेंटर क्या है? वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को जोड़ने में डेटा सेंटरों द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना क्यों की गई है? यह राजस्व और रोजगार कैसे उत्पन्न करेगा? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के समक्ष चुनौतियों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप डाटा सेंटर का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप डाटा सेंटर की वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने में भूमिका को स्पष्ट करेंगे। डाटा सेंटर की अपशिष्ट ऊर्जा के दोहन संबंधी रणनीतियों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे, इसके लाभों को स्पष्ट करेंगे तथा इसकी चुनौतियों और उपयुक्त निवारण उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।